चाहिए कि जल्दी टेस्ट करवाएं। और अदरवाइज़ भी अगर फैमिली में हेपेटाइटिस सी का मसला है, अगर पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, या औरतों में ख़ास तौर पे डिलीवरीज़ और इस तरह के इंटरवेंशंस होती रहती हैं, तो उस सूरत में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट लाजमी करवाया जाए। और एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट यानी anti-HCV एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है, और अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद अगली चीज़ ये देखने वाली है कि जरासीम एक्टिव भी है कि नहीं। anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि जरासीम डेफिनेटली मौजूद है, मज़ीद उसमें टेस्ट दरकार होते हैं। पहली बात तो ये कि जगह की सोजिश देखने के लिए कि उसमें इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कितनी है, आप लिवर फंक्शन टेस्ट आप देखते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट देखने के बाद अगला जो टेस्ट जो कि रेलेवेंट है, सबसे अहम है इलाज के नुक्ते नज़र से, वो है हेपेटाइटिस सी का RNA का PCR। अब अगर उसमें डिटेक्ट हो जाए तो तब उसका मतलब है कि जरासीम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 में कन्वर्ट हो रहा है, और तब उसकी इलाज की बात होती है। सर आप ये कह रहे थे कि गल्फ स्टेट्स नहीं जा सकते, अगर anti-HCV टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो गल्फ स्टेट्स नहीं जा सकते, तो और लोग बार बार anti-HCV टेस्ट कराते हैं, तो इसके बारे में कुछ बात करें। देखिए जी, अगर तो anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया है तो दैट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू स्टे पॉजिटिव फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा, उसका टाइटर चेक करवाने का क्लिनिकल नुक्ते नज़र से फ़ायदा ही कोई नहीं, उसको बार बार मत चेक करवाएं। अगली जो चीज़ करने वाली, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लिवर फंक्शन टेस्ट देखने वाली, उसके हेपेटाइटिस सी का जो सबसे टू द पॉइंट टेस्ट है हेपेटाइटिस सी वायरस RNA बाय PCR टेक्निक, वो चीज़ चेक करने वाली है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आए, PCR में RNA की डिटेक्शन हो जाए हेपेटाइटिस सी की, तब उसका मतलब है कि जरासीम मौजूद है। हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडी का टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो बहुत से ममालिक में वीज़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ख़ासतौर पे वर्क वीज़ा या इमिग्रेशन वीज़ा, और वो एक मेजर इशू है। जब तक anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव रहे तो चंद गल्फ़ कंट्रीज़ वीज़ा इशू नहीं करते। मेरा ख्याल है ये हम लोगों की जो हुकाम है, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डायरेक्ट निगोसिएशन करनी चाहिए कि वो लोग जो कि anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं, इलाज ले चुके हैं, उनका RNA स्टेटस नेगेटिव है, उनको हुकूमती सतह पर सिफारिश होनी चाहिए दूसरे ममालिक के साथ कि इनको अब वीज़ा फराहम कर दिया जाए। लेकिन अभी ज़बरदस्त स्टेटस तो ये है कि जिसका anti-HCV एंटी स्टेटस पॉजिटिव है, एंटीबॉडी स्टेटस पॉजिटिव है, उनको चंद एक गल्फ़ कंट्रीज़ वीज़ा नहीं देते। सर anti-HCV टेस्ट नेगेटिव है, हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन ALT लेवल हाई है। आप बताएं कि ALT है क्या और ये क्यों हाई होती हैं? ALT जो होता है ये हमारा एक मार्कर होता है जो कि लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे उनको रिफ्लेक्ट करता है। अगर ALT का लेवल ज़्यादा किसी का आता है तो ज़ाहिर बात है सबसे कॉमन चीज़ जो है वो हेपेटाइटिस के वायरसेस है, हम उसका पहले टेस्ट करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर हमें दूसरी बीमारियों के मुतालिक सोचना होता है जिसमें ALT लेवल ज़्यादा हो सकता है। लाइक कि कुछ अद्वियात हमारी ऐसी होती हैं जो कि ALT लेवल को रेज़ कर देती हैं। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये खून में चर्बी की मिकदार या जिस्म में चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। फिर खून के अंदर तांबे की मिकदार ज़्यादा हो जाना या फलात की मिकदार ज़्यादा हो जाना, उसमें भी लिवर डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी ALT लेवल रेज़ हो जाता है। जब इस किस्म की सूरत हाल आती है फिर हमें मज़ीद टेस्टों की तरफ जाना पड़ता है। लिवर बायोप्सी हो गई या डिफरेंट दूसरे टेस्ट होते हैं जो हम करके वजह पता लगाते हैं कि सिर्फ ALT ज़्यादा किस वजह से हुआ। सर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी पाकिस्तान में क्या ट्रीटमेंट है अवेलेबल है? हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ की स्टेज क्या है। एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। पहले 6 महीने में जब इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस में अगर तो हालात विद इन लिमिट्स हों तो कोई स्पेशल इलाज नहीं चाहिए होता। जिस तरह नज़ला ज़ुकाम 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, इसी तरह हेपेटाइटिस बी बाय वर्च्यू ऑफ द नेचुरल इम्यूनिटी, कुदरती अवामल के तहत, कुदरती बॉडी डिफेंस के सिस्टम के तहत 2 माह से लेकर 3 माह में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। और ठीक होने को हम इस तरह चेक करते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर वो मनफी में तब्दील हो जाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन बन जाए, तो वी से दैट द पर्सन हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये तो हो गया एक्यूट इन्फेक्शन की बात। अगर इन्फेक्शन 6 महीने से बियॉन्ड जाए, 6 महीने से आगे चल जाए, तो तब हमने कैटेगराइज करना होता है कि उसकी फर्दर सब टाइप क्या है। ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी जो क्रोनिक स्टेज के होते हैं, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनमें बचपन में इन्फेक्शन हुआ हो, वो होता है
क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस और ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक्टिवली जरासीम जिस्म में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इसमें तब्दील नहीं हो रहा। तो इसमें तो एज सच एक दफ़ा तसली वाले टेस्ट जो कि उसके रेलेवेंट टेस्ट हैं वो करवा के हम तसली कर लेते हैं कि जरासीम रेगुलर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो उसमें हम मज़ीद कोई स्पेशल इलाज नहीं देते मासवाए उन अद्वियात के जो कि हम जिनको कहते हैं जिगर के टॉनिक्स। अब कौन से वो टेस्ट हैं जो रेलेवेंट है? अगर हेपेटाइटिस बी सब एंटीजन पॉजिटिव है तो जो सबसे रेलेवेंट टेस्ट है वो हेपेटाइटिस बी का DNA है बाय PCR टेक्निक। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि जरासीम जिस्म में मौजूद है और रेप्लिकेट कर रहा है। सो ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट पहले जो इसका दौरानिया होता है वो तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसका दौरानिया होता है। और इसमें जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो एक तो इंजेक्शन होता है जिसकी 2 फॉर्म्स हैं। एक को स्टैंडर्ड इंटरफेरॉन बोला जाता है जो कि हफ्ते में 3 दफ़ा इंजेक्शन लगता है, और एक नई फॉर्म है जिसको पिगलेटेड इंटरफेरॉन बोला जाता है और वो हफ्ते में 1 दफ़ा लगता है। इसके साथ में कैप्सूल दिया जाता है जो कि सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है, या मरीज़ के वज़न के हिसाब से हम उसका फ़ैसला करते हैं, उसके तनासुब का अंदाज़ा लगाया जाता है और फिर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ अगर किसी दवाई की ज़रूरत हो तो वो फिर शामिल की जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है दुनिया भर में राइज है वो यही 2 तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए हम हेपेटाइटिस सी का इलाज करते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट और हाउ टू रिड्यूस द सिम्टम्स। देखिए जी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज केमिकल्स के साथ है और कोई ऐसा केमिकल नहीं जो कि लंबे अरसे के लिए दिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लोगों में खौफ ज़्यादा है, हकीकत कम है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कितने परसेंटेज में? मैं कहूँगा कि लेस दैन 5% ऑफ पीपल हैव सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। और सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये कि इस हद तक कि हमें ट्रीटमेंट में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या ट्रीटमेंट में तब्दीली करनी हो। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट कोई जिस्म में दर्दी हो गई, मतली हो गई, भूख कम लगना, ये तकरीबन होता है कोई 1/4 लोगों में। डिप्रेशन एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इंटरफेरॉन और उसकी जो साथ जो एडजुवेंट थेरेपी जो हम देते हैं इसके साथ रिबाविरिन हेपेटाइटिस सी की केस में अगर उसकी हम बात करें तो इंटरफेरॉन के साथ जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नज़ले ज़ुकाम जैसी इलनेस, यानी हल्का हल्का बुखार, ख़ास तौर पर टीका लगने के बाद, जिस्म में थकन, नाक में स्टफिनेस यानी हल्का सा पानी आ गया, गले में खराश, उसके बाद जिस्म की खुश्की, बालों खुश्की, खुश्क खांसी, नाक से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, और बहुत ही कम पेशेंट्स में बाज़ का जो सेल के जो खून के खलिए होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं या WBCs हैं या प्लेटलेट सेल्स हैं, उनमें कोई तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिसको हम मेडिकल मेजर्स के साथ ऑल्टर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ तक बात है रिबाविरिन की, तो उसके साथ सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स वो 2 हैं। एक इसका पोटेंशियल होता है कि अगर रिबाविरिन के दौरान या उसके 6 महीने के बाद तक हमल हो जाए तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, टेराटोजेनिसिटी, बच्चा मेल फॉर्म हालत में पैदा हो सकता है। और दूसरा कि रिबाविरिन के साथ डोज रिलेटेड एनीमिया। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग प्रोजेक्ट हेल्थ, स्टे विद अस।